नमस्कार दोस्तों अभी हमारे देश में एनटीए स्कैम के ऊपर काफी चर्चा चल रहा है कि एनटीए जो एग्जाम है नीट का या आईआईटी मेंस का, ये दोनों एग्जाम में काफी धांधली हो रही है और एनटीए उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इवन इसके ऊपर यह भी सवाल पैदा किया जाता है कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो भी ठीक से अप्लाई नहीं करती है। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा और इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में ज्यादातर क्या किया जा सकता है जिससे कि एनटीए या कोई भी एग्जाम जहां पर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं या एग्जाम सेंटर ही मैनेज कर लिया जाता है, मतलब वहां एग्जाम वैसे कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है जिनसे पैसे ले लिए जाते हैं, तो उन सब चीजों से कैसे हमारी सरकार या एनटीए कैसे बाहर आ सकती है, उन्हीं सब चीजों के बारे में बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला एनटीए लगाती है उसके लिए मैं एक सिंपल सा सजेशन दूंगा जो कि ऑलरेडी एनटीए को भी ये मालूम होगा कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बेसिकली हम तीन तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक इजी क्वेश्चन होते हैं, एक मीडियम टफ हो सकता है और एक टफ हो जाता है। तो जनरली मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 33 मेरे हिसाब से ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चन कंप्यूटर में हम सेट कर सकते हैं। और चूंकि मैंने भी अपने डिफेंस में रहते हुए एक दो बार एग्जाम कंडक्ट करवाने का मौका मिला है, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया हूँ। ये एक आदमी की तो बस की बात है नहीं, उसमें काफी लेवल पे ये कोशिश किया जाता है कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। दोस्तों जो एग्जाम कंडक्ट कराने में मैं पार्टिसिपेट किया हूँ उस एग्जाम के बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत कर लेना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन पेपर तो दिल्ली से सेट होके आ जाता है, उसके बाद वो जैसे कि चार तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी बन के आते हैं, उन चारों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स बनते हैं ABCD जैसा कि आपको मालूम है। तो आप देख लीजिए कि पहले चार टाइप के क्वेश्चन, चार अलग अलग पेपर बन गए और चारों के फिर क्वेश्चंस को सफल करके फिर अगेन उसमें से चार तरह के सेट बना दिए जाते हैं। और ये पूरे क्वेश्चन पेपर्स मतलब चार डिफरेंट सेट्स जिसमें से एक सेट मतलब एक सेट का ये चार पार्ट हो गया ABCD जो कि कैंडिडेट को बांटा जाएगा ताकि आपस में वो क्वेश्चन ये कॉपी ना कर सके, एक दूसरे का आंसर कॉपी ना कर सके। जैसे कि एक बगल में B क्वेश्चन पेपर मिलेगा या एक के अगल बगल में भी B या इधर C या इधर D इस टाइप से मिलता है, सो दैट कि ये कॉपी ना कर सके। इसके आगे में नेक्स्ट मतलब चौथे रो में ये अगेन A रिपीट होगा, तो इसको अगर कुछ कॉपी करना होगा तो फोर्थ जो रो में बच्चा बैठा है उसके साथ इसको कॉपी करना पड़ेगा। यानी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि काफी कोशिश किया जाता है कि क्वेश्चन लीक ना हो, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन सेट करने के लिए वहां रखा गया था तो हमें 48 घंटे के लिए नजर बंद कर दिया गया था। हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं, हमारा मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले इस सिस्टम को समझ लीजिए कि चार टाइप से चार अलग अलग सेट्स क्वेश्चन बने और उसमें से फिर हर एक सेट को जितने भी कैंडिडेट होते हैं उतने प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये चार सेट में से कौन सा सेट सेंटर पे बटेगा वो किसी को भी मालूम नहीं है। वहां पे जस्ट लाइक लॉटरी किया जाता है कि उसमें से फर्स्ट सेट बटेगा या सेकंड सेट बटेगा या थर्ड या फोर्थ। तो वहां पे समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा मिला भी है, मान लीजिए कि फर्स्ट सेट किसी के हाथ में लग गया है, तो अगर वो लीक भी कर देता है तो कोई जरूरी नहीं है कि यही सेट कैंडिडेट में एग्जाम के समय बटे, हो सकता है फोर्थ सेट बटे, ठीक है। तो कहने का मतलब सरकार या एनटीए एजेंसी, शायद आप कहेंगे कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं इसलिए गवर्नमेंट का सपोर्ट में बात कर रहा हूं, नहीं, मैं चाहूंगा कि आप भी दोस्त, चाहे मेरा बेटा कल जाके जो कि खुद एक IITian है वो भी जाके कल अगर एनटीए के लिए काम करता है या गवर्नमेंट के लिए काम करता है तो खुद भी देखिएगा कि गवर्नमेंट में जो सिस्टम है वो काफी कोशिश करती है कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। लीक हो भी जाए तो कौन सा क्वेश्चन उसको मिले, कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन उसके हाथ में मिल रहा है वही एग्जाम में आए, ठीक है। तो इसमें से चारों में से कौन सा सेट मिलेगा कोई पहले से कोई डिसाइड नहीं है, वहां सेंटर पे जाके डिसीजन होता है, या डिसीजन नहीं लॉटरी होता है। तो उसमें से अगर थर्ड डिसाइड होता है कि थर्ड सेट बटेगा तो सभी ये थर्ड के फिर अगेन ये चारों सेट जो बने रहते हैं हजारों कॉपीज वो क्वेश्चन पेपर बटते हैं। तो सबसे पहले मैं ये अपनी बात रखने का कोशिश किया कि किस तरीके से सरकार या एनटीए कोशिश करती है कि कोई भी धांधली कोई भी स्कैम ना हो पाए, क्वेश्चन पेपर लीक भी हो जाए
तो पर भी एग्जाम जो हो वो सुरक्षित तरीके से हो पाए, और किसी को मालूम ना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सेट किया जाता है। और एनटीए जो क्वेश्चन पेपर सेट करती होगी, जैसा कि मैं यहाँ बात कर रहा था कि 3 तरीके के क्वेश्चन हम जो कि एनटीए भी वही करती होगी, तो 33% मतलब हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन सेट कर देते हैं। और उसके बाद एक सेट में सपोज 100 क्वेश्चन आने हैं, मेडिकल हो, नीट एग्जाम हो, चाहे आईआईटी मेंस का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो उसमें ये तीनों तरह के क्वेश्चन 33%, मतलब इसमें से हजारों क्वेश्चन, मान लीजिए 1 लाख क्वेश्चन यहां से रख लिए, 33% मीडियम टफ क्वेश्चन 1 लाख रख लिए, और 33% टफ क्वेश्चन भी 1 लाख। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड बनाया जा सकता है। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे, मेरे सामने भी क्वेश्चन बैंक मेरे बेटे का रखा हुआ है, और मेरे बेटे से भी ये सब चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया, और उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं। तो सभी चीजों के बारे में मेरा बेटा भी एग्री हुआ, लेकिन एक चीज के बारे में एग्री नहीं हुआ, उस चीज के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा इसमें। तो मतलब हजारों लाखों क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन अब बना देंगे, लाखों क्वेश्चन मीडियम रेंज के बना देंगे, फिर अगेन मीडियम टफ क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन बना दिए। और उसके बाद कोई भी, क्योंकि कंप्यूटर से तो सब कुछ करना है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन कर दीजिए, और वो क्या करेगा, ये तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन को सेट कर देगा, एक पेपर बना देगा, और वो पेपर उस दिन के एग्जाम में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, और सबको एक बराबर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मतलब सबको इजी, मीडियम, टफ, सबको एक कैटेगरी के क्वेश्चन मिल सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इसी तरीके से एनटीए भी कंडक्ट करती होगी एग्जाम। फिर भी सुनने में आता है कि कोई क्वेश्चन पेपर इजी मिल जाता है, कोई क्वेश्चन पेपर टफ मिल जाता है। जैसे कि मेरा बेटा भी जब एग्जाम दिया था, तो उसको जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था आईआईटी मेंस का 2020 की बात है, तो उसको फर्स्ट में 99.07 ऐसा ही कुछ परसेंटाइल आए थे आईआईटी मेंस में, और सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो उसको 98 अराउंड आए थे, मतलब 1% लगभग उसका मार्क्स कम हो गया था, परसेंटाइल कम हो गया था। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। कोई भी लड़का अगर मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, तो कोई जरूरी नहीं कि उसका 2-3 अटेम्प्ट में हर एक में सेम आए, किसी में थोड़ा सा कम आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी को 99 आए और सेकेंड अटेम्प्ट में वो 90 से भी नीचे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका परसेंटाइल 1-2% ही अप डाउन जाएगा, क्योंकि इस जो 99 परसेंटाइल है वो काफी टफ हो जाता है। मतलब वहां सिर्फ 1% आपसे, 1% बच्चे सिर्फ आपसे आगे हैं, वही मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे इस लेवल पे आ गए, बाकी नीचे तो बहुत सारे परसेंटाइल बन जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अटेम्प्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो। अगर क्वेश्चन पेपर ठीक से सेट किया जाए, मतलब इजी, मीडियम, टफ और टफेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बराबर हम मिक्स कर देते हैं, तो बहुत ही कम संभावना है। जैसे कि मेरे बेटे का भी परसेंटाइल देखेंगे 1% का डिफरेंस आया, और उसके बाद एडवांस में भी इसी रेंज में उसके, मतलब 10,000 ऑल इंडिया रैंक एआई जो रैंक है AIR, उसको 10,000 रैंक है, जो कि लगभग मान लीजिए कि 10 लाख अगर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका 1% नियर अबाउट वही 10,000 होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों कि एनटीए के बारे में या सरकार के बारे में बहुत सारे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, लेकिन मैं कहूंगा कि आज आप, हो सकता है आप जनता में हो, आज आप आवाज उठाने वाले हो, आज आप सुप्रीम कोर्ट के सामने हल्ला मचाने वाले हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप बिल्कुल गलत हो, नहीं, हो सकता है एनटीए में स्कैम हो रहा हो, मैं एग्री करता हूं, मैं गवर्नमेंट साइड से हूं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, मेरा बेटा भी स्वीकार करता है कि हाँ क्यों नहीं, धांधली हो सकता है। अब जैसे कि 7 जो बच्चे हैं वो एक ही जगह पे एग्जाम दिए हैं, उनका रोल नंबर आगे पीछे लगभग है, मान लीजिए कि 200-400 के रेंज में होगा अगर गैप पे, तो हो सकता है उस सेंटर को ही मैनेज कर लिया गया हो और उनको सेंटर पे ही हेल्प किया गया हो, और जिसके वजह से उनका जो रैंक है वो 720 फुल मार्क्स, मतलब 100% वो नंबर लेके आए हैं 720। नीट में जो है 67 बच्चे, और आईआईटी मेंस में भी 57 अराउंड इतने बच्चे
100% नंबर लेके आए थे। तो संभावना है कि कुछ बच्चे या तो क्वेश्चन पेपर लिख के थ्रू इतने मार्क्स लेके आ रहे हो 100%, या सेंटर पे ही मैनेज किया जा रहा हो, उनको आंसर बताया जा रहा हो और वो इजिली 100% नंबर लेके आ रहे हैं। तो इन सब चीजों का समाधान क्या है, समाधान पे मैं बात करूंगा दोस्तों। समाधान के रूप में जैसा कि एक जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसको लगाने के लिए ये जरूरी है कि हर एक सीटिंग में जो 3-4 दिन एग्जाम होते हैं, हर एक सीटिंग में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम देने वाले, वो एक बराबर रखा जाए, सो दैट कि वो इक्वली फॉर्मूला लग सके। ये नहीं कि किसी में कम, किसी में 1 लाख बच्चे बैठा दिए, किसी में 50,000 बैठा दिए, तो फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का ठीक से लग नहीं पाता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो ये नहीं कि किसी में इजी आ जाए, किसी में टफ आ जाए, फिर उसको आप नॉर्मलाइज कर रहे हो, वो गलत है। सभी में आप क्वेश्चन इस तरीके से सेट करो, वही 33% वाला फॉर्मूला, इजी, मीडियम, टफ। तो 33% हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, इजी भी 33% पूछ लीजिए, टफ भी पूछ लीजिए, और उसके बाद हर एक चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल छोड़ दिए, आईआईटी मेंस की बात कर रहा हूं। कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो कि किसी से ज्यादा पूछ रहे हैं, किसी से कम पूछ रहे हैं, नहीं, उसमें भी दिक्कत क्या है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सेट में अगर आप 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूसरे सेट में भी 5 क्वेश्चन पूछिए, भले ही क्वेश्चन अलग टाइप का पूछिए, अलग चैप्टर से पूछिए, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर पूछ रहे हैं किसी भी एक सेट में 5 क्वेश्चन, तो हर एक में 5 क्वेश्चन पूछिए, कैलकुलस से भी 5 पूछिए, अलजेब्रा से भी 5 पूछिए। मेरा कहना मतलब कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बच्चे सभी चीज तैयारी करके जाते हैं या एक अनुमान लगा के जाते हैं कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, उनको कोचिंग में बताया जाता है। मेरे समय में भी, मैं जब 95 के समय की बात कर रहा हूँ, उस समय भी बताया जाता था कि इस चैप्टर से ज्यादा आएंगे, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि सब कुछ पढ़ के चलो, पता नहीं कब कहां से कोई क्वेश्चन आ जाए। एनीवे, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए जो चीज 2-3 चीज करने की जरूरत है। क्वेश्चन पेपर इक्वली हार्ड बनाया जाए, इक्वली इजी बनाया जाए, सबके लिए एक जैसा बनाया जाए क्वेश्चन पेपर। सीटिंग में हर एक बच्चे की जो संख्या है वो फिक्स किया जाए, इतना ही बच्चे, 10-15 बच्चे इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा लार्ज गैप नहीं, उससे फिर आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाने में मुश्किल होता है। ये 2 चीज कर लेते हैं तो बच्चे को, पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगा एक्सेप्ट करने में कि हाँ मेरा बेटा का या बेटी का यही रैंक आने वाला था। उसके बाद दोस्तों दूसरा काम हम कर सकते हैं कि हम फिल्टर आउट करेंगे 2-3 स्टेप में। जैसे कि आईआईटी के लिए जो एडमिशन होता है उसमें पहले मेंस एग्जाम होते हैं। मेंस में भी आजकल 3-4 बार एग्जाम हो रहे हैं। मेरे बेटे के समय से ही शुरू हुआ है, कुछ 20 से, तो उस समय शायद 2 एग्जाम हुए थे। तो बेस्ट ऑफ 2 दोनों में, जैसे कि मैंने बताया 99% फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, सेकंड में 98 आया था, तो उसका 99 काउंट हुआ था। तो 2-3 स्टेप में फिल्टर आउट करते हैं। जैसे कि अब 10 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो 10 लाख में जो आईआईटी एडवांस होता है, ये तो मेंस हो गया, एडवांस में सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को ही एडवांस में अपीयर होने का मौका मिलता है। कहने का मतलब लगभग 7 लाख बच्चे यहाँ फिल्टर आउट हो गए। अब 7 लाख बच्चे में अपने इस रैंक के हिसाब से, जो मेंस में एग्जाम दिए उस रैंक के हिसाब से, उस परसेंटाइल के हिसाब से उसको एनआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में फिल्टर आउट हो रहे हैं। सेकंड अटेम्प्ट में अगेन जब एडवांस का एग्जाम देंगे, इसमें भी सिर्फ 17,000 बच्चे को एडवांस के रैंक के आधार पे उनको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। आईआईटी फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेज है, उसका भी आपस में रैंकिंग है, उसमें भी डिफरेंट ब्रांचेज है, कंप्यूटर साइंस सभी लेना चाहते हैं। तो कहने का मतलब जिस तरीके से एडवांस आईआईटी के लिए 2 लेवल का एग्जाम होता है, उसी तरीके से नीट में भी, जहां पे 27 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, इसमें भी फिल्टर आउट करने का जरूरत है। मतलब फर्स्ट एग्जाम लिए, फिर सेकंड एग्जाम लीजिए। फर्स्ट में आप मान लीजिए कि 50% फिल्टर आउट कर दीजिए, ठीक है, फिर 50% फिल्टर आउट कर दीजिए, फिर सेकंड में भी अगेन 50% फिल्टर आउट कर दीजिए, फिर थर्ड एग्जाम ले लीजिए। लेना पड़ेगा अगर ऑनेस्टली एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार में पॉसिबल नहीं है 27 लाख को फिल्टर आउट करना ठीक से। और इससे ये भी फायदा होगा कि लड़के को अगर वो करप्ट है, वो स्कैम कर रहा है, उसके खुद लड़का करप्ट है या उसके पेरेंट के साथ में मिली भगत कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर वाले मिली भगत कर रहे हैं, एनटीए का स्टाफ मिली भगत कर रहा है, तो उसको बार बार मिली भगत करना पड़ेगा। और चूंकि वो बार बार करेगा तो किसी न किसी स्टेप पे
वो लड़का भी पकड़ा जाएगा, एनटीए का स्टाफ भी पकड़ा जाएगा, एग्जाम सेंटर जहां मैनेज हो रहा है वो भी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार उसको फिल्टर आउट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं एक टफ भी डिसीजन दूंगा। मैं एक आम आदमी हूं, टफ डिसीजन बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप भी उससे एग्री करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, जिस तरीके से आईआईटी में एडमिशन के लिए 2 चरण में एग्जाम होते हैं, उसी तरीके से मेडिकल में भी एग्जाम होने के लिए डॉक्टर जो बच्चे बन रहे हैं उनके लिए भी आप 2-3 चरण में 2-3 स्टेप्स में एग्जाम लीजिए, सो दैट कि जो एक्चुअल में स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो फिल्टर आउट होके लास्ट में बचे, ठीक है। 30,000 आई थिंक मेडिकल के लिए अच्छा सीट माना जाता है। जो 30,000 रैंक तक आते हैं उन्हीं को सरकारी कॉलेज में ठीक ठाक सीट मिल पाता है। तो ये फिल्टर आउट करने का एक और भी यही एक अच्छा तरीका है कि आप बार बार उनको फिल्टर आउट करते जाइए, 3-4 चरण में एग्जाम लीजिए और लास्ट में फिल्टर आउट करके। और उसके बाद मैं एक चीज और कहूंगा, जो कि एडवांस के लिए भी, आईआईटी के लिए भी और नीट के लिए भी, कि लास्ट में जो 17,000 बच्चे हैं या जो एनआईटी कॉलेज के लिए भी जिनका एडमिशन होता है उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, और यहाँ जो 30,000 बच्चे निकल रहे हैं इनका भी मैं बोल रहा हूं कि इनको लास्ट में चाहिए तो एक इंटरव्यू भी रखिए, ठीक है। और उसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रखिए। ये 2 चीज आप कर सकते हैं, इंटरव्यू रखिए सबसे लास्ट में, और इसके पहले एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जहां पे बकायदा उसको बच्चे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो कुछ पहले होते थे मेरे टाइम पे 93-94 में, जो आईआईटी एडवांस और आईआईटी मेंस उस टाइप के, उस समय कुछ और, इसका मेंस वाला का कुछ और स्क्रीनिंग कुछ टेस्ट नाम था, आईआईटी स्क्रीनिंग ऐसा कुछ नाम था, या IIEEE नाम था, यस। तो उस समय जो एडवांस एग्जाम होते थे जिसमें मैं सक्सेस नहीं कर पाया, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने होते थे। मतलब आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया और उसका आप सॉल्यूशन वहां कीजिए, जैसे हम लोग 10th बोर्ड में या इंटर बोर्ड में जैसे हम लोग लिखते हैं उस टाइप से। तो उस टाइप का भी टेस्ट, क्योंकि इसमें तो बच्चा अगर कॉपी करके या स्कैन करके पास हो रहा है ये सभी चरण में, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में तो पक्का फेल होगा, क्योंकि उसको आप लिखना पड़ेगा। वहां आसानी से नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आसानी से A मार दो, B का 2 ऐसा मार दो। ये करना बहुत इजी है, लेकिन ये करना मुश्किल होगा। अगेन यहाँ भी स्कैन किया जा सकता है, स्कैन कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन जितना ही आप बार बार फिल्टर आउट करेंगे, बार बार उसको बैरियर डालेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे वो बच्चा फंसेगा। उसके बाद इंटरव्यू, यहां पे भी स्कैन किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इतने सारे लेवल पे जब मैनेज किया जाएगा तो वो खुद भी, वो बच्चा भी, और जो मैनेज कर रहे हैं उसके पेरेंट्स और जो अधिकारी, जो ऑफिसर्स हैं, चाहे जो स्टाफ हैं, वो भी पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं स्टेप्स में पकड़े जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब वही है। उसके बाद कहीं पे अगर बच्चा अगर क्लियर लग रहा है कि ये स्कैन किया है, खासकर इंटरव्यू में या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, अगर मालूम पड़ रहा है कि लड़का स्कैन करके इस स्टेप में पहुंचा है, तीसरे चरण में पहुंचा है या दूसरे चरण, तो उसको पक्का कुछ पनिशमेंट भी देना है। और पनिशमेंट के अलावे उसके थ्रू उस ऑफिशियल के पास पहुंचना है जिसके थ्रू स्कैम करवा रहा है, या उस एजेंट, जैसे कि अभी सुनते हैं कि कुछ 15 लोग पकड़े गए, तो उन लोगों को पकड़ना है और उनको बकायदा पनिशमेंट देना है, उनको जेल भेजना है। कैंडिडेट को भी जेल भेजने की जरूरत है, कैंडिडेट को भी 1 सप्ताह के लिए 10 दिन के जेल भेजिए। इसी बात में मेरा लड़का एग्री नहीं हुआ कि यार 15-16 साल का लड़के को या लड़की को आप जेल भेजोगे। तो मैं बोला कि क्या, अगर वो स्कैम कर रहा है, अगर चोरी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो क्यों नहीं उसको, उसके पेरेंट्स भी अगर मिले हुए तो उनको भी, जो भी अधिकारी स्टाफ हो चाहे ऑफिसर हो, जो भी मिला हुआ है सबको जेल में डालने की जरूरत है। नहीं तो कैसे करप्शन और कैसे स्कैम सब रुकेगा। तो ये मेरे कुछ अपने विचार थे दोस्तों, कुछ अच्छे भी लगे होंगे विचार, कुछ आपको बुरे भी लगे होंगे। जैसा कि मेरा लड़का भी बोला कि यार ये जेल में डालने वाला जो बात है वो काफी हार्ड है, इतना हरेस नहीं हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एनटीए हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हो। लेकिन मेरे हिसाब से कोई अगर स्कैम कर रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है, सेंटर पे मैनेज कर रहा है, तो अगर मालूम पड़ता है कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, तो उसको पक्का मेरे हिसाब से जेल में डालने की जरूरत है। तो ये मेरे कुछ आइडियाज थे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ आइडियाज आपको अच्छे भी लगे होंगे, कुछ बुरे भी लगे होंगे। बाकी आपको कैसा लगा मेरे आइडियाज, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि मेरा जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।